अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, सब खैरियत है। अच्छा बेटा, सितंबर का वीक 1 का ये हमारा वर्क है 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 साउंड, ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार बोर्ड में बेटा रिवाइज हुए हैं वो जस्ट लिखे हुए हैं ये, और ये अच्छे तरीके से आपने याद करने। ओके, तो हमारा बेटा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, यानी कि आवाज़ के पैदा होने की सबसे ज़रूरी कंडीशन हालत कौन सी होती है, ज़रूरी उसकी कंडीशन कौन सी होती है, कौन सी शर्त होती है बेटा? अगर ऑल साउंड आर प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वाइब्रेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। अब देखें गिटार की, जैसे आप तार को हाथ से खींच के दोबारा उसको छोड़ते हैं बेटा, वो वाइब्रेट करती है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज़ नीचे बेटा गिरती है जब, तो वो एकदम एक लम्हे के लिए वाइब्रेट वो भी करती है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जो साउंड होती है ये बेटा एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था जी, साउंड एनर्जी। ठीक है ना, ये वही एनर्जी होती है और ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा बेटा, सेकेंड है जी डिफाइन लाउडनेस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। राइट द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, लाउडनेस क्या होती है और इसके फैक्टर कौन से होते हैं जिन पर ये डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, लाउडनेस जो होती है ये बेटा साउंड की एक करैक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से हम ऊंची या मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, उसमें हम उसके दरमियान हम फ़र्क को मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना, हम देखें ना, कोई ऊंची आवाज़ आ रही है तब भी बता सकते हैं, कोई मध्यम आवाज़ आ रही है तब भी बता सकते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए अगर दोस्त ने आपको कोई बात बतानी है, इंपॉर्टेंट बात, वो आपके कान में बताएगा, सरगोशी करेगा, लेकिन अगर आपने किसी के सामने स्पीच करनी है तो आप लाउड बोलेंगे, आपकी लाउड आवाज़ होगी, ऊंची आवाज़ होगी। ठीक है ना, तो इनके दरमियान जो फ़र्क किया जाता है, ये जो साउंड की करैक्टरिस्टिक्स होती है उसको बेटा लाउडनेस कहते हैं। और अब इसके बेटा 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और तीसरा डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड, अब बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का मेन पोजीशन से किसी एक सिमत में मैक्सिमम फासला, यानी कि अब देखें बेटा, आप ढोल को बजा रहे हैं, एक दाएं हाथ में स्टिक पकड़ी होती है, एक बाएं हाथ में, अब दाएं हाथ को जितना मर्जी खींच के दोबारा उसके ऊपर मार देना, वो आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, जितना ज़ोर से लगाएंगे जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि जितना ज़ोर से मारेंगे उतना ज़्यादा से आएगा। ठीक है ना, तो ये एम्पलीट्यूड के जो लाउडनेस होती है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इनके अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। आगे बेटा एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, अब देखिए जितना बड़ा ढोल होगा उसकी उतनी ज़्यादा आवाज़ होगी। और एक छोटी सी ढोलकी होती है बेटा, जो अक्सर मेहंदी पे आप बजा रहे होती हैं लड़की करती हैं जी, ढोलकी छोटी रखी होती है, उसका छोटा सा डायफ्राम होता है, उसकी जैसे मर्जी आप लगी रहें, उसका एरिया छोटा होता है इसलिए उसकी साउंड भी थोड़ी सी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन जो ढोल होता है बेटा वो इतना बड़ा ढोल होता है, उसका ड्रम इतना बड़ा होता है, यानी कि उसका एरिया बड़ा होता है, तो इसलिए उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होती है। थर्ड लास्ट आ गया बेटा डिस्टेंस। अब आपने एक वो कहावत सुनी होगी बेटा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ठीक है ना, जैसे पास चलेंगे तो कानों में बजने शुरू हो जाते हैं, तो सेम यही रिलेशनशिप होता है। अगर कहीं दूर ढोल बज रहे हैं ना बेटा, तो आपको ना वो मध्यम आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसके नज़दीक जाते जाएंगे तो वो आपके कानों में बजनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस का फैक्ट होता है आपकी लाउडनेस पे। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा डिफाइन पिच। पिच क्या होती है? पिच जो होती है ना, ये भी साउंड की बेटा एक करैक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से हम बारीक या भारी आवाज़ में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अब देखें, अब कोई भी बेटा आप बैठे हुए हैं, अगर बच्चे बोल रहे हैं तब भी आपको पता चला जाएगा एक बच्चे की आवाज़ है, या फिर अगर कहीं पे कोई मर्द हजरात बात कर रहे हैं तब भी पता चल जाता है। जैसे बेटा आप फ़ोन कोई भी अटेंड करता है, आप कहते हैं जी लड़के ने अटेंड की है, फिर फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं जी लड़की ने अटेंड की, ये आप देखें ना, आप खुद इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं जी ये लड़के की आवाज़ है या लड़की की आवाज़ है। तो इसकी जो क्वालिटी होती है ना, ये जांचने की, इसको बेटा पिच कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड नेक्स्ट आ गया जी डिफाइन क्वालिटी ऑफ साउंड। अच्छा बेटा, कोई भी दो साउंड है जिनके लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, अगर इनके दरमियान हम डिस्टिंग्विश कर सकें, फ़र्क को मालूम कर सकें, तो आवाज़ की इस क्वालिटी को बेटा इस खसूसियत को क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया बेटा आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड में बड़ी बार आई हुई है और रिपीट भी होती है मोस्टली। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इंटेंसिटी का बेटा मतलब क्या होता है? इंटेंस, शिद्दत,
आवाज़ की शिद्दत किसको कहते हैं? किसी भी यूनिट एरिया पर जो कि किसी भी बेटा जगह पर परपेंडिकुलर पड़ा हो। आपको बताया था ना 2 ही डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है ना, आप वाई एक्सिस ले सकते हैं या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एक जी एक्सिस होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हम मोस्टली 2 ही डायरेक्शंस लेते हैं बेटा, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक को वाई एक्सिस ले लेते हैं। और जो एक्स एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो वाई एक्सिस होती है वो वर्टिकल होती है। और जो जी एक्सिस होता है बेटा दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो यूनिट एरिया जो कि परपेंडिकुलर पड़ा हो उसके ऊपर बेटा 1 सेकंड में जितनी स्पीड से आवाज़ गुजर सकती है बेटा उसको आप उसके गुजरने से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एकदम से कोई चीख लगा देता है तो वो एक शिद्दत से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, उसके बेटा आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। जो इसका यूनिट होता है ये वाट पर मीटर का स्क्वायर होता है, ये एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है बेटा। आपने लिखना है इट्स यूनिट इज़ वाट पर मीटर का स्क्वायर, और इधर नहीं लिखा हुआ ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी एमसीक्यूज आता है, ओके। अब बेटा नेक्स्ट है जी डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आर इको। अच्छा बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, किसी का भी एक मीडियम से टकरा कर दूसरे मीडियम में आना, यानी कि किसी चीज़ का टकरा कर वापस आना। आप देखें गेंद को आप दीवार पर मारते हैं, वो टकरा के दोबारा आपके पास वापस आ जाती है। तो आप देखें अक्सर बच्चों ने देखा, आपने बेटा देखा होगा, सूरज के सामने मिरर रख लेते हैं और सामने दीवार पे उसका शैडो बन रहा होता है, इस तरह देखते हैं ना, उसका अक्स पड़ता है, शैडो बनता है। तो वो एक्चुअली ना जो होती है ना लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है। इसी तरह आप किसी खाली जगह पे चले जाते हैं तो उधर बेटा जाकर ज़ोर से बोलते हैं, अपना नाम ही पुकारते हैं, तो आप देखेंगे स्टीम ऑन दी स्पॉट, आप थोड़ी से यानी कि इंस्टेंट के बाद देखेंगे आपको दोबारा वही आवाज़ कमिंग सुनाई देगी, वापस सुनाई देगी, ठीक है ना। इस तरह होता है ना अक्सर के किसी आप वीराने में खड़े हैं या गए हुए हैं तो आप ऊंची आवाज़ से अपना नाम भी पुकारते हैं ना, तो दोबारा आपको फिर वो आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि वो दीवारों के साथ टकरा कर दोबारा वापस आती है, ठीक है। तो उसको बेटा इको भी कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहते हैं, ठीक है ना, कि आवाज़ का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम से टकरा कर बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, एक ही मीडियम में वापस आना आवाज़ की रिफ्लेक्शन या इको कहलाता है, ओके। इसको गूंज भी कह सकते हैं आप उर्दू में, कि आवाज़ की गूंज किसे कहते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा वीक 1 का वर्क था, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह ताला जो रह गए वो हम वीक 2 में पढ़ेंगे। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सिर्फ वही ये बेटा राइट किए हैं जो कि बोर्ड में बार बार रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। साथ साथ अपना अपना बेटा काम कंप्लीट करें, एटलीस्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन के आपको नोट्स मिले हुए हैं ये कंप्लीट होने चाहिए बिफोर स्कूल ओपनिंग। अल्लाह हाफिज़ बेटा।